हेलो। ये उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता शुरू किया गया था और इसमें आपका जो क्वेश्चन शुरू किया गया था वह आपका ये था कि भू राजस्व का निर्धारण कैसे होगा और भू राजस्व आपका कैसे वसूला जाएगा, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो हमने बताया कि भाई भू राजस्व का निर्धारण भी बताया है और भू राजस्व कैसे वसूला जाएगा इसके लिए तमाम प्रावधान हैं आपका। और उन्हीं प्रावधानों को आपको बताया जा रहा था। धारा 170 हमने बताया था कि बकाये की वसूली के लिए प्रक्रिया, तो 6 प्रक्रिया दी गई है और ये 6 याद रखना है। इसके बाद आपका दूसरा हमने ये जो प्रक्रिया दी गई है 6, इसको अलग अलग हम बता रहे थे। आपका पहला था कि गिरफ्तारी और निरुद्ध करके, तो गिरफ्तारी और निरुद्ध के बारे में 171 में प्रावधान है। फिर चल संपत्ति की कुर्की करके और विक्रय करके, तो 172 में। फिर बैंक खाता और लाकर कुर्क करके, तो 173 में। और इसके बाद आपका माने ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया देय हो, कुर्की करके की जा सकेगी। अब हमें जो पढ़ना है इसमें, इसके आगे पढ़ना है, इतना आपका बताया गया था कि आपका पट्टा भी मैं बता दिया था कि पट्टा पर भी उठाया जा सकता है, लेकिन 10 वर्ष से अधिक का पट्टा नहीं उठाया जा सकता। और जोत की बिक्री हमें बतानी थी। देखिए आपका यानी कि जोत की बिक्री करके भी आपका भू राजस्व वसूला जा सकता है। इसके लिए प्रावधान आपका धारा 176 में, यहाँ से शुरू करना था। देखिए आपका जहाँ कोई उपयुक्त व्यक्ति धारा 174 के अधीन कुर्क की गई भूमि को पट्टे पर लेने के लिए तैयार न हो, या जहाँ किसी ऐसी भूमि का पट्टा धारा 175 के अधीन समाप्त किया जाता है, वहाँ कलेक्टर ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके भाग को कह सकते हैं कि बेच सकता है। और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है। यानी कि 200 के अनुसार का मतलब कि कलेक्टर के माध्यम से बेचा जाएगा, सार्वजनिक नीलामी द्वारा ही बेचा जाएगा। और आपका कलेक्टर बेचकर और पैसे का क्या होगा, तो जो पैसा बेचने से आएगा उसका प्रयोग धारा 200 में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। नियम यह है कि जितना भू राजस्व है उतना काट लिया जाए और जो शेष रकम बच रही है वह भूमिधर को क्या किया जाए, वापस। भाई मान लीजिए कि 10,000 भू राजस्व बकाया है और जमीन बेची गई तो 50,000 आया, तो 10,000 उसमें से काट लिया जाए और 40,000 किसान को क्या कर दिया जाए, वापस। क्योंकि सरकार उतना ही ले सकती है जितना कि उसका भू राजस्व क्या है, बकाया। जब कलेक्टर जमीन को बेचकर भू राजस्व की वसूली करते हैं तो इसकी सूचना कलेक्टर देंगे और इसकी रिपोर्ट राजस्व परिषद को दी जाएगी। यानी कि कलेक्टर राजस्व परिषद को ये रिपोर्ट भेज देंगे कि ये जमीन बेचकर और इसका भू राजस्व क्या किया गया है, आपका वसूला गया है। तो किसके माध्यम से बिक्री होगी, ये जेएसबी में पूछा जाता है, तो कलेक्टर के माध्यम से। इसके बाद आ जाइए अन्य अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री। अन्य अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री भी कलेक्टर कर सकते हैं। आपका ये 177 में है। आपका 178 पूछ सकता है रिसीवर की नियुक्ति, ये पूछ सकता है। देखिए 177 जब भी पढ़िए तो कुछ एक्स्ट्रा भी आप
बात कर रहा हूँ यार। देखिए 178 जब भी पढ़िए ये पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन कि आपका भू राजस्व की वसूली के लिए रिसीवर कब नियुक्त किया जा सकता है या प्रापक कब नियुक्त किया जा सकता है, और प्रापक के अधिकार और कर्तव्य बताइए। अलग से क्वेश्चन ये बन सकता है। तो पहले तो रिसीवर के बारे में दो चार लाइन एक्स्ट्रा समझिए, तब आपका नियुक्ति कराया जाए। जहाँ तक प्रापक की बात है, प्रापक यानी कि आपका इंग्लिश में रिसीवर कहा जाता है। रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला। रिसीवर न तो वादी का सेवक होता है न ही प्रतिवादी का, बल्कि वह जो रिसीवर होता है वह न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह लोक सेवक होता है। रिसीवर को अधिकार कानूनन दिया जाता है, कुछ उसके कर्तव्य भी होते हैं। तो पूछा गया था आपका कि प्रापक की नियुक्ति के लिए आपका सीपीसी में भी प्रावधान है, धारा 94 में और आदेश 40 में। यहाँ तक कि आपका टीपीए में भी रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है 69 में, और सीआरपीसी में भी किया जा सकता है जब जल या थल का विवाद हो और ये निश्चित न हो पा रहा हो कि कौन कब्जे का हकदार है। तो वहाँ जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वह संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए प्रापक या रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि आप सीपीसी में हल्का सा देख लीजिएगा आपका, फिर आपका सीआरपीसी हमने बताया, फिर टीपीए प्रापक के बारे में बताया। अब आ जाइए आपका कि अब जो हमें देखना है कि भू राजस्व की वसूली के लिए रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है कि नहीं, और अगर की जाती है तो क्या प्रक्रिया होगी और क्या शक्तियां होंगी। तो आप 170 से पहले उठाइएगा। आपका भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 170 में अन्य तरीकों के अलावा एक तरीका यह भी है भू राजस्व की वसूली का कि रिसीवर की नियुक्ति की जा सके, यानी कि प्रापक की नियुक्ति करके भी बैठिए, यानी कि प्रापक की बैठिए। हाँ, बेरे के हैं आपको यही है, इसको ले ले है हमारे पास है। देखिए आपका रिसीवर की नियुक्ति 170 से उठाइएगा, और 170 में आप केवल और केवल मैं बता दूं कि एक लाइन लिखिएगा कि धारा 170 में अन्य उपायों के साथ साथ एक ये भी उपाय है कि भू राजस्व की बकाया की वसूली रिसीवर की नियुक्ति करके भी की जा सकती है। रिसीवर की नियुक्ति, अधिकार इत्यादि के बारे में विस्तृत प्रावधान इस संहिता की धारा 178 में दिया गया है, जो निम्नलिखित है। लेकिन 170 से उठाइएगा, 170 एक लाइन लिखिएगा, दो लाइन, ज़्यादा नहीं। और 170 से उठाकर अगर रिसीवर पूछता ही है तो आप लिखिएगा 178। अब देखिए रिसीवर आपका उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान करती है, जिसके विशिष्ट पहलू निम्नलिखित है। पहला देखिए, जहां किसी व्यतिक्रमी, व्यतिक्रमी का मतलब कल भी मैं बताया था, 2 दिन से बता रहा हूं कि जिस पर भू राजस्व बकाया है और मांग पत्र जारी हुआ, डिमांड लेटर, और वह भू राजस्व का भुगतान नहीं किया, तो हम कहेंगे कि वह चूक गया है, यानी कि वह व्यतिक्रमी है, डिफाल्टर है। तो जहाँ किसी व्यतिक्रमी से भू राजस्व की कोई बकाया देय हो, वहाँ कलेक्टर आदेश द्वारा, इसका मतलब कि यहाँ जो रिसीवर की नियुक्ति की जाएगी
वह आपका न्यायालय द्वारा नहीं, आपका डीएम एसडीएम द्वारा नहीं, बल्कि कौन करेगा? कलेक्टर। अब समस्या ये है कि आपका फिर एक बार देखिए कि सीपीसी के आदेश 40 का नियम 5 पर पहले गौर करिए, उसके बाद ये हम बताते हैं। सीपीसी का आदेश 40 का नियम 5 ये कहता है कि अगर ऐसी भूमि हो जो भू राजस्व देती हो तो उस जमीन के लिए कलेक्टर की सहमत से न्यायालय कलेक्टर को ही प्रापक नियुक्त कर सकता है। यानी कि वहाँ कोर्ट द्वारा रिसीवर नियुक्त किया जाता है, कलेक्टर को ही किया जाता है, लेकिन भू राजस्व संहिता में कलेक्टर करेंगे, कलेक्टर को नहीं बल्कि कलेक्टर क्या करेंगे? करेंगे। तो देखिए आपका कलेक्टर आदेश द्वारा खंड ए देखिए, व्यतिक्रमी की किसी चल या अचल संपत्ति की ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे प्रापक नियुक्त कर सकता है। यानी कि चल संपत्ति के लिए भी कर सकता है, अचल संपत्ति के लिए। दूसरा, किसी व्यक्ति को संपत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा से हटा सकता है और उस भूमि को रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबंधन में दे सकता है। यानी कि जमीन से कब्जा किसी का हटा दिया जाए और वह कब्जा किसको दे दिया जाए? प्रापक या रिसीवर को वाद प्रस्तुत करने, उसका प्रतिवाद करने, देखिए रिसीवर को क्या क्या अधिकार दिया जा सकता है ये अब बताया गया है। एक तो आपका कब्जा दिया जा सकता है चल या अचल संपत्ति पर। उसके बाद रिसीवर को मुकदमा करने का अधिकार होगा। अगर उस जमीन के बारे में मुकदमा हो रहा है तो उसकी प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा। संपत्ति की वसूली, प्रबंधन, संरक्षण, परिरक्षण, सुधार करने, उसका लगान और लाभ का संग्रह करने, ऐसे लगान और लाभ का उपयोग और निस्तारण करने, दस्तावेज का निष्पादन करने और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने जिन शक्तियों का प्रयोग संपत्ति का स्वामी कर सकता है, कलेक्टर इन शक्तियों को क्या कर सकता है? प्रदान। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सीपीसी के आदेश 40 में जो प्रापक का कर्तव्य दिया गया है, लगभग सभी कर्तव्यों का उल्लेख यहाँ भी प्रापक के बारे में कर दिया गया। लगभग मैं बता रहा हूँ, पूरा नहीं। यानी कि सीपीसी के आदेश 40 में प्रापक या रिसीवर के जो कर्तव्य दिए गए हैं, लगभग वही कर्तव्य यहाँ भी क्या किए गए हैं? बताए गए हैं। तो सीपीसी भी आप तैयार कर लीजिए और ये भी तैयार कर लीजिए। 5-6 कर्तव्य दिमाग में बैठाए रहिएगा। पहला है कब्जा दिया जा सकता है रिसीवर को। फिर आपका मुकदमा करने का अधिकार दिया जा सकता है। अगर संपत्ति पर मुकदमा होता है तो उसमें बचाव करने का अधिकार, दस्तावेज का निष्पादन करने का अधिकार, वो माने जिस भूमि का वह रिसीवर नियुक्त किया गया है उसको प्राप्त करना, परिरक्षण करना, संरक्षण करना, उससे किराया वसूलना, लगान वसूलना, लाभ वसूलना इत्यादि का अधिकार प्रापक को दिया जा सकता है। ये अधिकार कौन दे सकता है यहाँ प्रापक को? कलेक्टर। एक उदाहरण देखिए आपका, मान लीजिए एक ही जमीन थी, उस पर भू राजस्व बकाया था। तो ऐसी कंडीशन में कलेक्टर ने मांग पत्र जारी किया, डिमांड लेटर, कि तुम भू राजस्व अदा करो। उस व्यक्ति ने मांग के
बावजूद भी भू राजस्व अदा नहीं किया तो कलेक्टर को ये अधिकार है कि उस जमीन से अब उस किसान का कब्जा छीन ले और किसको दे दे, प्रापक को। अब प्रापक कब्जा रखेगा, देख रेख करेगा, संरक्षण करेगा, अत्याचारियों को भगाएगा। अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है संपत्ति को तो उसकी रक्षा करना भी प्रापक का कर्तव्य होगा। अगर आपका उस जमीन से कोई किराया या लाभ उत्पन्न हो रहा है तो उस लाभ का भी प्राप्त करने का हकदार कौन होगा? आपका रिसीवर होगा। दस्तावेज निष्पादित करना है वो करेगा, निरीक्षण करेगा इत्यादि। ये कलेक्टर अधिकार दे सकते हैं किसको? तो प्रापक यानी कि रिसीवर को। अब ये नहीं कि आपका लगान उगान और किराया वसूल के अपने घर में रख ले, ये सीपीसी में भी नहीं है। अगर ये ऐसा करता है तो वह उसके लिए जिम्मेदार होगा, ये सीपीसी में भी है। अगला देखिए आपका खंड 2। इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार व्यतिक्रमी को न हो, संपत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से हटाने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जमीन पर किसी व्यक्ति का कब्जा है और स्वामी को भी अधिकार नहीं है कि वह उस व्यक्ति का कब्जा हटा दे, तो क्या कलेक्टर उस व्यक्ति का कब्जा हटाकर और उस जमीन के लिए प्रापक को कब्जा दे सकते हैं कि नहीं उस जमीन पर? तो कानून कहता है कि ऐसा संभव नहीं है। यानी कि इसका मतलब कि स्वामी ने किसी व्यक्ति को किसी जमीन पर कब्जा दिया था, कब्जा उसका ऐसा था कि स्वामी को अधिकार नहीं था कि वो कब्जे से क्या कर दे, बेदखल। तो कलेक्टर भी कब्जे से ऐसे व्यक्ति को बेदखल नहीं कर सकते। ये आपका किस क्लाज में है? 2 में। तीसरा देखिए, कलेक्टर समय समय पर रिसीवर की नियुक्ति का समय बढ़ा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 साल के लिए नियुक्त किया, अभी आपका विवाद चल ही रहा है भू राजस्व का, तो और समय बढ़ा दे, कोई समस्या नहीं है। खंड 4 देखिए, उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यतिक्रमी को कारण बताओ का नोटिस न भेज दिया जाए, और अब ऐसे अभ्यावेदन पर जो ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में माने उत्तर में कलेक्टर द्वारा प्राप्त हो विचार न कर लिया जाए। तो सुबह ही बताया गया प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आपको बताया गया। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि अगर आपके फैसले से, आपके कार्य से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं तो कम से कम एक बार उनकी बातों को क्या कर लीजिए, सुन लीजिए। तो कलेक्टर आपका तभी रिसीवर नियुक्त करेंगे जबकि जिस किसान का भू राजस्व बकाया है उसको शो काज नोटिस जारी किया जाएगा। शो काज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस, सूचना। वह व्यक्ति आएगा, कारण बताएगा और उसके कारणों पर कलेक्टर विचार करेंगे और विचार करने के बाद ही प्रापक नियुक्त कर सकते हैं, बिना विचार किए नहीं। यानी कि शुद्ध रूप से ये जो नियम है यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि दूसरे पक्षकार को भी क्या किया जाए, सुना जाए। तो हमने बताया था सुबह ही, सुनने में 2 बातें आवश्यक हैं। एक तो सूचना दी जाए और सूचना के बाद उसे युक्त सुनवाई का क्या दिया जाए, मौका। तो सूचना दे दिए कलेक्टर, फिर सुनवाई करेंगे और उसके बाद चाहे रिसीवर नियुक्त करें या न करें। इसी के साथ आपका मैंने जो शो काज नोटिस आप लोग पढ़ रहे हैं, तो शो काज नोटिस आपका ये रिट से भी याद रखिएगा, जो हैबियस कार्पस की रिट होती हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की,
उसमें भी शोकाज नोटिस जारी होता है, कारण बताओ नोटिस। और उसको लीगल भाषा में कहते हैं रूल निसी। भाई याद रखिएगा, कानूनी भाषा में उसको क्या कहते हैं, रूल निसी। तो बिहार में जो पूछा गया कि रूल निसी का संबंध किस रिट से है, किस लेख से है, तो हैबियस कार्पस। इसको आसान भाषा में कहते हैं कारण बताओ नोटिस या सूचना। अगला देखिए, परंतु उपधारा 1 अभी समाप्त नहीं हुआ ये खंड 4। परंतु उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन कोई अंतरिम आदेश ऐसी सूचना के जारी किए जाने के पहले या बाद में किसी भी समय किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन भी कलेक्टर कर सकता है। शो काज नोटिस जारी करने के पहले भी रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है। भाई बाद में देखिए, आपका ये भी सिद्धांत है कि जहां आदेश देने के पहले सुनवाई संभव न हो, तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि आप आदेश देने के बाद सुनवाई कर लीजिए। भाई अगर संभव न हो आदेश देने के पहले सुनवाई करना, तो आदेश दे दीजिए और कब सुनवाई करिए, बाद में। तो यहाँ भी वही नियम है कि शो काज नोटिस जारी करने के पहले या बाद दोनों ही दशाओं में कलेक्टर प्रापक की नियुक्ति कर सकते हैं। यानी कि कलेक्टर बाध्य नहीं है कि पहले कारण बताओ नोटिस ही जारी किया जाए और तब रिसीवर की नियुक्त किया जाए। जैसे कि आपका इसको हमने सुबह भी बताया था नेचुरल जस्टिस में कि जहां अर्जेंट मामला रहता है, जहां तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है, वहां सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होता। वहां पहले कार्यवाही करिए और बाद में सूचना इत्यादि का प्रक्रिया भले चले। जैसे सबसे उत्तम उदाहरण सीआरपीसी की धारा 144। अगर लोक न्यूसेंस का अर्जेंट मामला है, तो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट बिना सूचना के ही एक पक्षी आदेश दे सकता है। धारा 144 सीआरपीसी लागू कर सकता है। यानी कि अर्जेंट मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की क्या की जा सकती है, अवहेलना। यहाँ भी वही नियम है। परंतु देखिए, परंतु अग्रेतर माने अग्रेतर मतलब आगे, यह है कि जहां ऐसी सूचना जारी किए जाने के पूर्व कोई अंतरिम आदेश किया जाता है। यानी कि इसका मतलब कि पहले रिसीवर की नियुक्त हो गई आदेश करके अंतरिम, उसके बाद आपका जिसका भू राजस्व बकाया था उसको सूचना दी गई। तो ऐसी दशा में आपका अंतरिम आदेश के दिनांक से 2 सप्ताह के भीतर कोई सूचना जारी न किए जाने पर ऐसा आदेश क्या हो जाएगा, रद्द। ये भी थोड़ा समझना है कि अगर कलेक्टर ने बिना सूचना दिए रिसीवर या प्रापक की नियुक्ति अंतरिम आदेश देकर इंटरिम आर्डर के तहत कर दी है, तो ऐसी दशा में अब कलेक्टर बाध्य है कि वह 2 सप्ताह के अंदर जिसका भू राजस्व बकाया था उसको सूचना दें। अगर 2 सप्ताह के अंदर कलेक्टर सूचना नहीं देते, तो जो ये अंतरिम आदेश द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया था, ये आदेश ही अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त। इसलिए ये समाप्त हो जाएगा कि यहाँ प्राकृतिक न्याय के नियम का क्या किया गया है, उल्लंघन। तो आपका उल्लंघन किया गया, लेकिन आपका कितना समय दिया गया, 2 सप्ताह। फिर एक बार देखिए इसको, अगर कलेक्टर ने इंटरिम आर्डर जारी करके बिना सूचना दिए हुए व्यतिक्रमी को प्रापक की नियुक्ति कर दी है और अंतरिम आदेश दिए जाने के 2 सप्ताह के अंदर
भू राजस्व के जिसका बकाया था उसको सूचना नहीं जारी करते हैं तो ये अंतरिम आदेश अपने आप क्या हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही नियम आपका संविधान में भी है। आप ऑर्डिनेंस पर इसको जोड़ सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया तो सदन जब बैठे तो 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को पास करना पड़ेगा सदन को। अगर सदन, दोनों सदन, जहाँ दोनों सदन है दोनों, अगर उस ऑर्डिनेंस या अध्यादेश को पास नहीं करते तो वह अध्यादेश अपने आप ही क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो, व्यापगत। व्यापगत मतलब कि अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 सप्ताह के अंदर अगर नोटिस नहीं कलेक्टर जारी करते हैं तो जो प्रापक की नियुक्ति है अपने आप वह क्या हो जाएगी, समाप्त। अगला देखिए, खंड 5 देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 40 के नियम 2 से लेकर 4 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों के सहित यहाँ लागू होंगे। तो मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, बैठिए हो, बार बार आपको बताया जा रहा है कि प्रापक के बारे में विस्तृत प्रावधान सीपीसी में किया गया है और वहाँ न्यायालय नियुक्त करता है। तो जो सीपीसी का आदेश 40 का नियम 2 से लेकर 4 तक के प्रावधान है वह यहाँ जहाँ तक संभव हो इस प्रापक के भी बारे में क्या होंगे, लागू। यानी कि प्रापक का कर्तव्य क्या होगा, प्रापक को भाई सेवा के लिए मेवा दिया जाएगा, यानी कि पारिश्रमिक दिया जाएगा। फिर प्रापक के कर्तव्यों को लागू कराया जाएगा, यानी कि अगर प्रापक बदमाशी करता है तो जितना घोटाला किया है उतना पैसा उससे क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। ये नहीं कि आपका घोटाला करके भाग जाएंगे, तो लागू होगा। 6वां देखिए आपका, रिसीवर कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कार्य करेगा और ऐसी सूचना विवरणी या विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसे कलेक्टर उचित समझे। तो यहाँ जो आपका कलेक्टर होगा वह किसके कंट्रोल में का नहीं, जहाँ यहाँ जो रिसीवर होगा वह किसके कंट्रोल में काम करेगा, कलेक्टर के। तो सीपीसी में बता दीजिए, सीपीसी में कौन नियुक्त किया है प्रापक को, न्यायालय। तो वहाँ जो रिसीवर होगा वह किसके कंट्रोल में काम करेगा, न्यायालय के। और यहाँ जो रिसीवर होगा कौन नियुक्त किया है, कलेक्टर, तो किसके कंट्रोल में काम करेगा, कलेक्टर के। एक लाइन सीपीसी भी जोड़ते रहिए, आदेश 40 में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है। अगला 7वां खंड देखिए, थोड़ा लंबा है। कलेक्टर लिखित आदेश से और कोई कारण बताए बिना किसी रिसीवर को ऐसे रिसीवर का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हटा सकता है और उसके स्थान पर अन्य रिसीवर नियुक्त कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अदक्षता, घोर उपेक्षा, जानबूझकर व्यतिक्रम, अवज्ञा, अवचार, गंभीर लोभ या किसी संपत्ति के दुर्विनियोग के आधार पर किसी रिसीवर का बना रहना उचित नहीं होगा। इस धारा के अधीन रिसीवर के पद से हटाया गया व्यक्ति हटाए जाने के कारण किसी क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा। यानी कि रिसीवर या प्रापक को हटाने के बारे में प्रावधान है तो कलेक्टर किसी भी समय बिना किसी कारण बताए रिसीवर को उसके पद से हटा सकते हैं। पहला नियम, अगर रिसीवर को उसके पद से हटाया जाता है तो इस हटाने के लिए या हटाने के एवज में रिसीवर न तो कोई क्षतिपूर्ति मांग सकता है न ही कोई प्रतिकर। दूसरा नियम, तो क्यों हटाया जाएगा, क्या कुछ कारणों पर हटाया जाएगा, तो एक लाइन में, अगर रिसीवर ने क्या किया है, बदमाशी।
तो बदमाशी देखिए क्या क्या कर सकता है आपका। अदक्षता बरता है यानी कि अपनी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर रहा, रिसीवर नियुक्त किया गया है और अदक्षता बरतता है, घोर उपेक्षा बरतता है, यानी कि एकदम से लापरवाह हो गया है, जमीन की न देखभाल कर रहा है न राजस्व वसूल रहा है, आपका जानबूझकर व्यतिक्रम कर रहा है, यानी कि जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहा है, यानी कि जानबूझकर मतलब आशय के साथ वसूली करनी है आपका भू राजस्व का या किराए का, और जा ही नहीं रहा है। इसके बाद अवज्ञा, न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसकी क्या कर रहा है, अवज्ञा, अवचार या मिसकंडक्ट कर रहा है, गलत आचरण दर्शा रहा है। गंभीर लोप, गंभीर लोप का मतलब कि जो कार्य महत्वपूर्ण उसे करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा है। और अगला है किसी संपत्ति का दुर्विनियोग, यानी कि मिसयूज कर लिया है। मिसयूज का मतलब ये हुआ कि पैसा किराया तो वसूला, न्यायालय में हिसाब किताब ही नहीं दिया, न्यायालय को अकाउंट ही नहीं दिया, अकाउंट भी दिया तो आपका तीन पचिया कर दिया, यानी कि उसमें छेड़छाड़ कर दिया, या पैसा वसूला और अपने अपने के अपने व्यक्तिगत हित के लिए उसका प्रयोग कर डाला। तो कलेक्टर ऐसे रिसीवर को क्या करें, हटाएं और उसकी जगह पर क्या नियुक्त कर दें, नया। अब बताइए, मिसयूज किया है तो क्या उससे हर्जाना वसूला जा सकता है कि नहीं, वसूला जा सकता है, ये सीपीसी में भी है। अगर आप पैसा आप ये जो अपराध होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फिर एक बार याद रखें, ये जो अपराध होगा ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, आपराधिक न्यास भंग होगा, क्योंकि कलेक्टर ने प्रापक पर विश्वास किया है और प्रापक ने क्या किया है, कलेक्टर के विश्वास को तार तार कर दिया है, यानी कि विश्वासघात किया है, गबन कर दिया। अगला देखिए 8वां खंड आपका, कलेक्टर को रिसीवर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह अवधारण करने की कि रिसीवर के जानबूझकर व्यतिक्रम करने, मिसकंडक्ट करने, घोर उपेक्षा या दुर्विनियोग के कारण क्या और कितनी हानि यदि कोई हुई है और रिसीवर से हानि की धनराशि वसूली जाएगी और भू राजस्व जैसे वसूला जाता है वैसे ही क्या वसूली जाएगी, रिसीवर से आपका पैसा। तो हमने अभी बताया कि अगर रिसीवर ने बदमाशी की है तो कलेक्टर इसकी जांच करेंगे। हाँ, रिसीवर को सुनवाई का क्या दिया जाएगा, मौका। और अगर ये साबित हो जाए कि रिसीवर ने मिसकंडक्ट किया, पैसे की हेरा फेरी की, तो रिसीवर से वह पैसा क्या किया जाएगा, कलेक्टर द्वारा वसूला जाएगा। और वसूली की प्रक्रिया क्या होगी, जैसे रेवेन्यू वसूला जाता है। और रेवेन्यू कैसे वसूला जाएगा, धारा 170 में 7 तरीके हमने बताया, भाई उसको याद करके जाएगा। धारा 170 में कितने तरीके हमने बताया था, 7। अगला देखिए आपका खंड 9 देखिए, संपत्ति का लगान, लाभ या उससे प्राप्त कोई अन्य आय, प्रबंध व्यय को जिसमें रिसीवर का पारिश्रमिक भी सम्मिलित है, चुकता करने के पश्चात बकाया को चुकता करने में समायोजित किया जाएगा। और अगर कोई धन बचता है तो वह व्यतिक्रमी को वापस होगा। तो भाई सामान्य नियम है कि जो जमीन से पैसा आएगा, लाभ उत्पन्न होगा, उससे रिसीवर को पारिश्रमिक दिया जाएगा, फिर खर्चा जो लगा है वो काटा जाएगा, फिर भू राजस्व में वह पैसा समायोजित होगा। उसके बाद अगर कुछ शेष बच ही गया तो जिस व्यक्ति की जमीन थी उसको क्या कर दिया जाएगा, शेष पैसा वापस।
यानी कि व्यतिक्रमी को क्या किया जाएगा? व्यतिक्रमी मतलब कि जिस किसान का भू राजस्व क्या था? बकाया। 10वां देखिए, जैसे ही उपधारा 9 के अधीन या अन्य प्रकार से बकाया चुकता हो जाए, कलेक्टर व्यतिक्रमी को संपत्ति वापस कर देगा। भाई मुख्य पहलू तो यही है कि भू राजस्व वसूल लिया जाए, और किसी भी माध्यम से जब भू राजस्व वसूल लिया गया तो जो किसान था, संपत्ति उसको क्या कर दिया जाए? अब वापस, ताकि जोते बोए भूखे न मरे। इस प्रकार प्रापक महत्वपूर्ण था, आपका पूछ सकता है। देखिए इसके बाद जो आपका पढ़ना है, आगे देखा जाए, आपका विधिक प्रतिनिधि। कुर्की के विक्रय तो कम, आपका कम चांस है कि विक्रय आपका पूछे इधर। विक्रय का मतलब कि आपका जो व्यतिक्रमी की संपत्ति है, अब उद्घोषणा जारी होगी, सार्वजनिक नीलामी द्वारा उसे बेचा जाएगा, और जो पैसा बेचने के बाद आएगा वह भू राजस्व में क्या किया जाएगा? समायोजित। और जो अगर अधिक पैसा आया तो शेष पैसा क्या किया जाएगा? आपका माने ऐसे व्यतिक्रमी को क्या किया जाएगा? वापस। यही नियम है आपका। अपील भी कम, आपका पुनर्विलोकन की शक्ति। पुनर्विलोकन। इसके बाद आपका एक आ जाइए 225 बी, निकाल लीजिए भाई। 225 बी निकालिए। कैवियट दाखिल करना टिप्पणी में आ सकता है। कैवियट 225 ख। कैवियट ये जो आ सकता है, ये टिप्पणी में चांस है ज़्यादा, मैं बता दूं आपका। देखिए इधर आपका दो क्वेश्चन हम लास्ट में बताते हैं आपका। पहले तो कैवियट जानिए, कैवियट होती क्या है। और आपका कैवियट का मतलब हिंदी होता है आपका पूर्व चेतावनी। भाई कैवियट जो शब्द हैं ये इंग्लिश शब्द है ना, तो डायरेक्ट पे लिख लीजिए। इसको कहते हैं पूर्व चेतावनी, या उर्दू में उजरदारी कहते हैं। तो जब आप लोग का मान लीजिए, कई लोग भाई हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो जब आप जाएंगे तो आपके सीनियर पूछ सकते हैं कि उजरदारी क्या है। उजरदारी का मतलब हुआ केवियट। केवियट का मतलब हुआ पूर्व चेतावनी। तो आखिर पूर्व चेतावनी है क्या? और ये भू राजस्व संहिता में कहाँ है? और क्या इसका प्रावधान और कहीं है? वह सीपीसी में है। सीपीसी की धारा 148A। उसको कोरिलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सीपीसी की धारा आपका 148A में
देखिए आपका तो जो कैविएट होता है आपका सीपीसी में भी प्रावधान है। अगर आ जाए तो कम से कम सीपीसी एक लाइन कोरिलेट जरूर कर लीजिएगा। 225 बी यहाँ लिखिएगा और एक लाइन ही सही लास्ट में कि कैविएट का प्रावधान सिविल मामलों में सीपीसी की धारा 148 ए में भी किया गया है। बस इतना लिखिएगा, ज़्यादा नहीं। तो पहले कैविएट के बारे में प्रावधानों को हम देखते हैं। कैविएट का मतलब होता है कि न्यायालय के दस्तावेज में, न्यायालय के रिकॉर्ड में कह सकते हैं, या न्यायालय के दस्तावेज में एक आपका सूचना देना, या न्यायालय के दस्तावेज में एक आपका एंट्री कराना। एंट्री इस उद्देश्य से कराई जाती है कि अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दायर हो, कोई अपील दायर हो, कोई रिवीजन दायर हो, कोई पुनर्विलोकन दायर हो, तो कम से कम उसकी बातों को भी एक बार सुन ले न्यायालय और तब कोई फैसला दे। यानी कि कैविएट का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक्स पार्टी डिक्री या एक्स पार्टी आर्डर देने से रोकवाया जाए। तो मान लीजिए आपका एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, उसे लगता है कि बी हमारे खिलाफ जल्दी ही मुकदमा कर सकता है, तो ए जाए न्यायालय में, अपना नाम और पता दर्ज करा दे। फिर आपका जो जिस और बी का भी नाम पता दर्ज करा दे और आपका और कैविएट दायर कर दिया। तो जब भी बी ए के खिलाफ मुकदमा करेगा तो सबसे पहले ये खोजा जाता है कि क्या इस मामले में कोई कैविएट दायर है कि नहीं। तो जब एक कैविएट दायर करता है तो जो विपक्षी रहता है उसको आपका डाक द्वारा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भेजी जाती है कि ये मामला है और आपके खिलाफ हमने क्या दायर कर दिया है कब। तो जो अनजान लोग रहते हैं डर जाते हैं। और डरना क्या है, मुकदमा थोड़े हुआ है, बस ये हुआ है कैविएट का मतलब ए ने कैविएट लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब बी मुकदमा करे या बी जमानत की मांग करे तो ऐसी दशा में बिना ए को सुने बी को जमानत न दी जाए या बी के पक्ष में कोई फैसला न दे। यानी कि जो आपका कैविएट का मुख्य उद्देश्य है कि हमें भी कोई आदेश देने से पहले आप क्या करिए, सुनिए। और जब एक बार ये न्यायालय के रजिस्टर में दर्ज करा दी जाती हैं तो इसकी अवधि जो होती है वह 90 दिन की होती है। कितना दिन की? और फिर 90 दिन बाद आप कैविएट दायर करिए, फिर करिए, फिर करिए, जिंदगी भर करते रहिए, कोई रोक टोक नहीं। तो आपका कैविएट का ये प्रावधान किया गया है। मुकदमा हो गया है तब भी दायर किया जा सकता है, मुकदमा होने वाला है तब भी। ये मुकदमा हो गया है तो हो सकता है कि विपक्षी आकर न्यायालय से आरजू करके और एक्स पार्टी आर्डर निकलवा ले। तो कैविएट लगा दीजिए मुकदमा होने के बाद भी कि हजूर अगर हमारा विपक्षी आता है तो बिना हमें सुने उसके फेवर में कोई फैसला न दिया जाए। यही आपका कैविएट होती है। अब कैविएट का प्रावधान सिविल मामलों के लिए आपका सीपीसी की धारा 148 ए में किया गया है। ये मूल संहिता में नहीं थी। धारा 1976 में संशोधन करके 148 ए जोड़ी गई। पूछा गया कब जोड़ी गई? ये 1976। अवधि पूछा जाता है 90 दिन की धारा में सीपीसी के प्रावधान है 148 ए। अब कैविएट थोड़ा भू राजस्व में आ जाइए। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 की धारा
225 बी में कैवियट के बारे में प्रावधान देखिए फिर एक बार 225 बी टिप्पणी में पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा पूछे तो, लेकिन याद रखिए कम से कम अब तो लिख लेंगे। आप कोरिलेट करके जरूर लिखिएगा। आपका मैं फिर बता दूं, देखिए भाई, आपका जहां इस संहिता के अधीन किसी वाद, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में किसी प्रार्थना पत्र के दिए जाने की आशा है, तो बताइए कैवियट किस में दाखिल किया जा सकता है? मुकदमा होने की आशा है, अपील होने की आशा है, रिवीजन होने की आशा है, अन्य कार्यवाहियाँ, सभी में, तो सभी में लगा सकते हैं। आपके खिलाफ अपील होने वाली है, रिवीजन होने वाला है, मुकदमा होने की आशा है, उस प्रार्थना पत्र पर आक्षेप करने का अधिकार का दावा करने वाला कोई व्यक्ति या तो वैयक्तिक रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसके संबंध में उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने की आशा है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कैवियट की प्रति तामील करने के बाद न्यायालय में कैवियट दाखिल कर सकता है। तो उधर रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए विपक्षी को, और न्यायालय में इधर क्या कर दीजिए, कैवियट या उज्रदारी या पूर्व चेतावनी दे दीजिए, मैंने पूर्व चेतावनी दे दीजिए। और उधर क्या करिए, आपका कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए। दूसरा खंड, जहां पर कोई कैवियट दाखिल किया गया है और उसको नोटिस तामील कर दी गई है, वहां पर आवेदक न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय इस बात का प्रमाण देगा कि उस दिनांक जिस पर प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है की लिखित पूर्व सूचना कैवियटर या उसके अधिवक्ता को दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैवियट दाखिल होने के बाद अगर कोई मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया जाता है, अपील दायर होती है, रिवीजन दायर होता है, तो ऐसी दशा में अब अपील, रिवीजन या मुकदमा दायर कर रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने कैवियट दायर की है, हमने अपना मुकदमा दायर करने की सूचना या तो उसको या उसके एडवोकेट को हमने क्या किया है, दे दिया, तो रिसीव कराया जाता है। जैसे आप लोअर कोर्ट में भी देखते होंगे, हाई कोर्ट में भी आपका ज़्यादा लोग व्यक्तिगत न करा के वकील रख लेते हैं, और जैसे ही कोई मुकदमा करता है तो उस वकील साहब के चेंबर में जाकर मुकदमा करने वाले का जो वकील है वह जाकर कापी रिसीव करा कर क्या करा लेता है, साइन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वकील साहब साइन कर देते हैं कि हमें सूचना मिल गई। अब सूचना मिल गई तो पहले से तैयार रहेंगे कि कोई फैसला एक्स पार्टी हम देने नहीं देंगे, और इनके मुकदमे का हम क्या करेंगे, विरोध। भाई मेन उद्देश्य ये है कि विपक्षी आकर कहीं एक्स पार्टी आर्डर न लेता जाए, एक पक्ष हमें भी क्या किया जाए, सुना जाए। अब आइए, यदि इस धारा के अधीन कोई कैवियट दाखिल की जाती है तो उसकी प्रविष्टि कैवियट के रजिस्टर में विहित रूप से की जाएगी। तो कैवियट का एक रजिस्टर होगा, उसमें आपका कह सकते हैं उसकी एंट्री कर ली जाएगी। अब एक दो कमी यहाँ दिख रही हैं जो आपको होना चाहिए कि कैवियट का समय ही नहीं दिया। यानी कि एक कमी आपको दिख रही है कि जब एक बार कैवियट यहाँ दायर किया गया तो कैवियट का समय ही नहीं दिया गया। तो अब देखिए नियमावली इतना बड़ा है कि सही बात है कि हम भी पूरा नहीं पढ़ पाए हैं,
हो सकता है सरकार ने नियमावली में कहीं प्रावधान किया हो और 90 या जो भी हो, सामान्यतः तो होता है 90 दिन ही, हो सकता है कहीं प्रावधान किया हो। तो कुछ ना है तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे कैवियट की अवधि कितना दिन होती है, 90 दिन। जिस दिन से दायर किया गया कितना दिन, 90 दिन, एक सामान्य धारणा है। इस प्रकार आपका कैवियट भी समाप्त हो गई। अगला देखिए आपका अंतिम देखा जाए आपका इधर सेंसन। वैसे सेंसन के बारे में आपका कम चांस है, लेकिन ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 के लिए किन किन कार्यों के लिए शास्ति का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, और कितना कितना दंड दिया जाएगा। यानी कि इस कानून में सजा का भी कुछ प्रावधान है। हल्का सा हम बता देते हैं ज्ञान के लिए, ज़्यादा इसको न देखा जाए, ताकि इधर का जो आपका प्रावधान था, कह सकते हैं कि अब समाप्ति की ओर है, लास्ट वाला। देखिए आपका अति पहला 226 निकाल लीजिए। अध्याय 15 में सेंस पेनाल्टीज हैं। पेनाल्टीज मतलब एक प्रकार से दंड, ना तो लिख लीजिए, ये दंडात्मक रूप है, प्रतिकर नहीं है। अतिक्रमण आदि के लिए शास्ति। तो देखिए क्या कहा गया है, कोई व्यक्ति जो गांव के किसी सार्वजनिक सड़क, चक्रोड सहित पथ या सामान्य भूमि का अतिक्रमण करता है या उसके उपयोग में बाधा डालता है, तो वह दंड का भागी होगा, और ऐसी दशा में दंड वह पाएगा 1000 रुपया से कम नहीं, और अधिकतम कितना हो सकता है, 10,000। तो गांव में आप लोग देखते ही हैं कि गांव में तो ये चलन है, शहर में भी चलन है। जाकर कटरा में देख लीजिए तो जितने दुकानदार हैं, आधा रोड पर क्या किए हैं, सभी, एक नहीं, सभी दुकानदार आधा रोड पर कब्जा ही कर लिए हैं। और आपका कह सकते हैं आधा रोड ही दिखती है, और आधा रोड पर क्या सामान, एक लाइन से आपको दिखेगा कि आधा रोड पर इधर आपका सामान लगा है, और आधा रोड ही क्या बचा है। ये प्रशासन की नाकामी कहिए। अब इसके लिए एक आया था उसका क्या नाम था, बनर्जी की क्या नाम था, हम्म, क्या, हाँ, बादल चटर्जी। मैंने वही है कि अधिकारी अगर सक्रिय रहें तभी काम चलेगा, और लुप लुप वाला अधिकारी हो और आपका पैसा वाला हो, तब खाओ कमाओ, क्या मतलब। तो बादल चटर्जी जहाँ भी जाता था आपका तहलका मचा देता था। जिधर उसकी गाड़ी, मैंने लोकेशन, अब मोबाइल है भाई, बादल चटर्जी कहाँ है तो पूरे शहर का लोकेशन है मोबाइल। तुरंत एक व्यापारी दूसरे को फोन कर देता था किस गली में निकली है गाड़ी, तो तुरंत पूरा रोड क्या हो जाती थी, खाली। यानी कि जितने रोड पर सामान लगाते थे वो आपका रोड खाली हो जाती थी, क्योंकि जुर्माना ठोक देगा और सामान भी लेकर क्या करेगा, जब्त करके चला जाएगा। तो जब तक था तब तक रोड साफ, जैसे ही गया तो अधिकारियों को क्या पड़ी है, हर एक दुकान से पैसा आ रहा है, पुलिस कमा रही है, सभी तो कमा ही रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपका जैसे गुंडा हफ्ता वसूली करते हैं, तो ये पुलिस वाले ज़्यादातर थानों में महीना में बंधा है कि इतना तुम पान की दुकान लगाओ और इतना पैसा देना, तुम ठेला लगाओ इतना पैसा देना, और तुम पूरा कवर कर लो आधा रोड और इतना क्या देना, पैसा। इसके लिए थाने में बोली लगती है, एक सिपाही रहता है, दो सादे ड्रेस में, वो उनका काम ही है कि महीना भर वसूली करना। ज़्यादातर वो ड्रेस नहीं पहनते, सादे ड्रेस में जाएंगे, और धीरे आपका दिन भर उनका काम है, और फिर आपका माने स्तर के अनुसार पैसे का लास्ट में बंटवारा होता है। कहीं कहीं थानों में ये होता है कि बोली लगती है, नीलामी। कई बार आया है मामला कि आपका जितने लोग हैं 1 लाख में थाना नीलाम होता है। इसका मतलब कि जो वसूली पुलिस वाला करेगा
1 लाख रुपया थाने को देगा, चाहे जितना वसूले, और उसी में पूरा क्या किया जाएगा, बंटवारा होगा। ये थाना ही नीलाम हो जाता है। तो कई थाने ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, बनारस इत्यादि में, वहाँ नियुक्ति के लिए 10-10 20-20 लाख अधिकारियों को दिया जाता है, तब अपॉइंटमेंट होती है। और 1-2 माह से अधिक ज़्यादा कोई रह नहीं पाता, क्योंकि 1-2 माह में ही आपका लाखों रुपया लोग कमा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अलग बात है कि भाई बाबा को दिखाई नहीं दे रहा है भ्रष्टाचारी है, और अपराधियों का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, तो जो आंतरिक गड़बड़ियां हैं उसको भी दूर करने का क्या किया जाए, प्रयास। आपका वैसे भी जो भी ईमानदारी का तगमा पहना, अंत में उसका मिट्टी पलीद हो गई। सबसे अच्छा केजरीवाल का देख सकते हैं। हम अगर हम ईमानदार नहीं तो कोई ईमानदार नहीं। कई करोड़ का पर्दा लगवा दिए, 9 करोड़ का। मैंने अपने घर में 9 करोड़ का आवास में क्या लगवा दिए। तो अब पूछा गया कि इतना खर्चा फालतू क्यों कर दिए जनता का टैक्स, तो कह रहे हैं कि पीएम भी तो 8,000 करोड़ के विमान से चल रहे हैं। मैंने आप से पूछा जाए तो दूसरा का बताएंगे, भाई आपसे पूछा जाए तो क्या करिए, भाई दूसरे को बताएंगे। आप अपना, भाई आप ईमानदारी के आधार पर आए थे, अन्ना जी के चेले थे, कम से कम अन्ना जी का सम्मान रखते। आप सामान्य तरीके से भी रह सकते हैं, पैसा आ ही गया तो दिखाने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा बहुत तो धैर्य रखते। लेकिन एकदम आपका कई बवाल तो मचा है। विपक्षी अब आपका और सभी मंत्री धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, जेल। और साक्ष्य भी हैं, न्यायालय ऐसे ही नहीं जेल भेज रहा है, साक्ष्य हैं, क्योंकि हर एक आदमी को लालच है। तो अलग बात है आपका। तो देखिए आपका, मैंने गाँव में तो पहले लोग कब्जा ही करते हैं, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिए, रास्ते पर कब्जा कर लिए, चक रोड पर अतिक्रमण कर लिए, गाय भैंस बांध दिए चक रोड पर, आने जाने वाले अपना आए जाए इधर नाली ओली से। तो ऐसी दशा में ऐसे लोग दंड के क्या होंगे, भागी। दंड कितना मिलेगा, केवल हजारा, यानी कि कम से कम 1,000 रुपया जुर्माना, और अधिकतम कितना हो सकता है, 10,000। यानी कि कारावास का दंड नहीं मिलेगा। किसका दंड मिलेगा, जुर्माने का। दूसरा देखिए, उप जल जिलाधिकारी द्वारा धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश या निर्देश का अगर कोई व्यक्ति पालन करने में विफल रहता है तो वह कम से कम 500 और अधिकतम 5,000 रुपये के लिए दंडित होगा। फिर तीसरा आपका खंड है, तहसीलदार द्वारा धारा 25 या 26 के अधीन आप निर्देश का पालन या आदेश का नहीं करते, तब भी दंड 500 रुपया कम से कम और अधिकतम 5,000। चौथा है धारा 42 या 48 के का पालन नहीं करते आदेश का, तब भी दंड कितना होगा, कम से कम आपका माने 500 रुपया और अधिकतम कितना, 5,000। खंड 2 देखिए, इसी में 226 चल रही है धारा। उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति से यथास्थिति उप जिलाधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपेक्षा की जा सकती है कि वह 15,000 रुपये से अधिक ऐसी धनराशि जिसे संबंधित अधिकारी ऐसे कार्य या विफलता की पुनरावृत्ति से प्रवृत्त रहने के लिए ठीक समझे, बंद पत्र निष्पादित करे। यानी कि एक बार तुम्हारी भैंस हटाई गई, तुम चक्रोड पर कब्जा किए थे, तुम बांड भरो, गारंटी दो, और 15,000 आपका कुछ कागज पत्तर लगा हो, और गारंटी दो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे। तो भाई गारंटी भी मांगी जा सकती है, लेकिन गारंटी की रकम कितनी हो सकती है, अधिकतम 15,000। इसके बाद आपका 227 सीमा चिन्हों के नाश आदि के लिए नुकसानी। तो सीमा चिन्ह लगाए जाते हैं, और उन सीमा चिन्हों को जो क्षति पहुंचा देगा, मिटा देगा, वह दंड का भागी होगा। और 1,000 रुपया माने अधिकतम कितना दंड हो सकता है, 1,000 रुपया। इसके लिए आपका आईपीसी में भी जाना पड़ेगा।
अगर सीमा चिन्ह बिगाड़ते हैं तो वहाँ दंड की मात्रा ज़्यादा है, ये आपका रिष्टी माना जाएगा। यानी कि आपका ये जो माना जाएगा ये रिष्टी माना जाता है, मिसचीफ मिसचीफ माना जाता है। अगला देखिए 228, अविधिमान्य रूप से वृक्षों को काटने और हटाने के लिए शक्ति, यानी कि बिना आपका प्राधिकार के, बिना अधिकारी के आप वृक्ष काट लेते हैं तो ऐसी दशा में आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, कर सकते हैं। आगे देखिए 229, आपका अपेक्षित विवरण या सूचना आदि न प्रस्तुत करने पर शास्ति। इस प्रकार ये यहाँ जो 229 में आपका दंड है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, इस प्रकार आपका दंड का प्रावधान भी समाप्त हो गया। इधर के जो मुख्य मुख्य आपकी बातें थी, आपका भू राजस्व का निर्धारण, उसकी वसूली की प्रक्रिया, कैवियट हमने बता दिया और अनुशास्ती बता दिया। तो कल आपका मैंने कल जो होगा इसको, लेकिन कल आपका वो भी लिखवाना है आपका, क्योंकि इजमेंट एज आज प्रयास करते हैं ख़त्म हो जाए, तो कल आपका एक कोई लिखवाया जाए। भू राजस्व ही लिखवाते हैं और आपका इजमेंट एक्ट भी लिखवाना है। तभी इजमेंट एक्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद बताया जाएगा। भाई हम सोच रहे हैं कि एक लिखवाया जाए और एक लेक्चर चले, तो आपका एक अगर लिखवाया जाएगा, एक लेक्चर चलेगा, देख लेते हैं, अभी बता देंगे आपका, ताकि बैलेंस बना रहे, एक लेक्चर चले और एक आपका